हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली ही वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 टॉपिक्स जो है आपके क्लियर किए थे। एक तो वॉइड एग्रीमेंट्स, फिर आता है वेजनिंग एग्रीमेंट्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी इसे कहा गया है। तो ये तीनों टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मेंस किसे कहा गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस की डेफिनेशन देखी जाए तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि परफॉर्मेंस किसे कहा गया है। परफॉर्मेंस मीन्स के दोनों पार्टीज, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि अगर दोनों पार्टीज अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है कि इस टाइम पे इसी तरह से हमें एक्ट करना है, और दोनों पार्टीज अगर दोनों की जो भी ऑब्लिगेशन बनती है, दोनों पार्टीज अगर उसको फुलफिल करती है तो उसे कहा जाता है परफॉर्म। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब। यानी कि जिस मैनर में उसको प्रिस्क्राइब कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में, उसी मैनर में वो जो है दोनों पार्टीज अगर एक्ट कर ले तो दोनों को क्या कहा जाएगा, परफॉर्मेंस किया गया है, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में दो टाइप्स के अगर हम देखें तो इसमें है, एक तो परफॉर्म एंड ऑफर टू परफॉर्म। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक तो एक्चुअल है और एक है अटेम्प्टेड। ठीक है, एक्चुअल का मतलब होता है, हमने देखा परफॉर्म, यानी कि इसको कहा जाएगा एक्चुअल। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए ने बी को कहा कि मैं अपनी, एक ऑफर रखता है बी के सामने कि मैं अपनी कार जो है सेल करना चाहता हूँ 5 लाख रुपीस में। ठीक है, बी ने क्या उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने क्या किया, 5 लाख रुपीस जो है ए को दे दिए, और ए ने क्या किया, उस कार को बी को सेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन जो है पूरी कर दी है। ए ने उसको कार दी है और बी ने उसको 5 लाख रुपए दे दिए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज जो है अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है वो पूरी कर देती है, फुलफिल कर देती है, तो उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाता है। फिर आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, अटेम्प्टेड का मतलब यानी कि ऑफर टू परफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए ने बी को ऑफर की है, ठीक है, कि मैं अपनी कार जो है सेल करना चाहता हूँ 5 लाख रुपीस में। ठीक है, और अगर उसने कहा कि आप 1 अक्टूबर को ये कार जो है लेके जाना। ठीक है, अब 1 अक्टूबर जब भी आती है तो बी क्या करता है, अपने 5 लाख रुपए जो है ए को ऑफर करता है। पर ए क्या करता है, उसको याद आ जाता है कि मेरे कई सारे इमोशंस जो है इस कार से जुड़े हुए हैं, तो उसने क्या किया, बी को मना कर दिया कि मैं ये जो है कार सेल करना नहीं चाहता हूँ। तो 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अटेम्प्टेड। यानी कि जो भी सामने वाली पार्टी हमें ऑफर करती है वो एक्ट करने के लिए, फिर अगर सामने वाली पार्टी जो है, प्रॉमिसर जो है, वो मना कर दे, ठीक है, वो परफॉर्म करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से अगर मना कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज कर दे, तो उसे कहा जाता है अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ऑफर टू परफॉर्म, यानी कि ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑफर टू परफॉर्म को टेंडर भी कहा जाता है। इन सिंपल वे में आपको डेफिनेशन भी इसकी दी गई है, वेर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, the promisor is not responsible for non-performance, nor does he thereby lose his right under a contract. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दूसरी लैंग्वेज में देखा जाए कि मान लीजिए कि अगर इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम ले कि ए ने बी को ऑफर दी है कार सेल करने की, ठीक है, 5 लाख रुपीस में। अब 1 अक्टूबर को अगर बी मना कर दे, ए क्या करता है, अपनी कार को उसकी तरफ ले जाता है। ठीक है, और बी अगर मना कर दे कि मुझे ये कार नहीं लेनी है, उसकी ऑफर को अगर रिफ्यूज कर देता है, तो अब क्या होगा कि ए जो है उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, ए की कोई भी प्रॉमिसर की जो है उसके ऊपर कोई भी
लियाबिलिटी अब रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है, बट ए के जो राइट्स है, ठीक है, वो तो सारे राइट्स जो है वो तो ऐसे ही रहेंगे जैसे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती है, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोमिसर की कोई भी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है नॉन प्रोमिसर, नॉट डज ही देयर बाय लॉस हिज राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसके जो भी राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो तो नहीं जाएंगे, बट वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ टेंडर, यानी कि इस तरह से अगर रिफ्यूज़ किया जाता है, टेंडर जो है रिफ्यूज़ किया जाता है, तो उसकी इफेक्ट्स क्या होगी। तो उसमें दो टाइप्स के, एक तो टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड टेंडर ऑफ मनी, ठीक है। अगर टेंडर जो है गुड्स एंड सर्विस के लिए किया गया हो तो उसकी क्या इफेक्ट्स होगी। तो फर्स्ट तो है प्रॉमिसर क्या होगा, नीड नॉट बी ऑफर अगेन, यानी कि प्रॉमिसर जो है उसको फिर से ऑफर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको फिर से ऑफर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है स्यू टू प्रोमिसी फॉर नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि वो जो है प्रोमिसी पर परफॉर्मेंस करने के लिए शू भी कर सकता है। और तीसरी उसके पर इफेक्ट होती है डिस्चार्ज फ्रॉम लियाबिलिटी, यानी कि वो अपनी लियाबिलिटी से डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसके पास तीन ऑप्शन है प्रोमिसर के पास कि वो ऑफर को उसको कंटिन्यू करना है तो भी कर सकता है, नहीं करना तो नहीं कर सकता। प्रोमिसी के पर नॉन परफॉर्मेंस के लिए शू भी कर सकता है और डिस्चार्ज भी हो सकता है अपनी लियाबिलिटी से। अगर उसने मनी के लिए कोई भी टेंडर किया है तो डज नॉट डिस्चार्ज, यानी कि कोई भी मनी के लिए वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। फिर आता है विल नॉट बी लायबल फॉर इन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ए ने बी को, ठीक है, ए ने बी से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, 5000 रुपीज़ उधार लिए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर इसकी ड्यू डेट है 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर पे क्या किया, ए ने उसको बी को 5000 रुपीज़ देने के लिए गया, ठीक है, 5000 रुपीज़ देने के लिए गया, बट बी क्या करता है, उसके 5000 रुपीज़ नहीं लेता है किसी भी रीज़न से। अब क्या होगा कि अब बी जो है ए के ऊपर शू नहीं कर सकता है कि तुमने अगर कुछ टाइम के बाद, यानी कि मान लीजिए कि दो मंथ के बाद बी जो है ऐसा नहीं कह सकता कि तुमने जो भी 1 दिसंबर के लेके 1 दिसंबर से तो 2 मंथ का तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो विल नॉट बी लिएबल फॉर इंटरेस्ट, क्योंकि ए जो है उसको बी को पैसे लौटाने तो आया था, बट बी ने तब क्या किया था, उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ए की जो है कोई भी लियाबिलिटी नहीं बनती है बी को कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो टेंडर ऑफ मनी में क्या होगा, डज नॉट डिस्चार्ज एंड विल नॉट बी लिएबल फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की इफेक्ट होती है, टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस की और टेंडर ऑफ मनी के लिए। फिर आता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। वैलिड टेंडर के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। एक तो फर्स्ट है अनकंडीशनल, यानी कि टेंडर जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में कंडीशन अगर पहले से ही हो, ठीक है, पहले से ही तय हो। मान लीजिए कि ए ने बी को ये कहा है कि तुम मुझे 100 किलो केजीज जो भी गुड्स है वो देना, ठीक है, जो भी 100 रुपीज़ के हिसाब से। बट क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बी ने क्या कहा कि तुम मुझे एडवांस पे 5000 रुपीज़ देना तो ही मैं तुम्हें गुड्स दूंगा। तो ये क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस नहीं की गई थी, बाद में अगर कंडीशन लेती है, बाद में अगर कंडीशन होती है तो वो क्या माना जाएगा, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स में वैलिड टेंडर के लिए क्या है, अनकंडीशनल टेंडर होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंडीशन है अगर कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अगर तय की जाती है तो ठीक है, अगर बाद में कोई कंडीशन होती है दोनों पार्टीज के बीच तो वो वैलिड टेंडर नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर टाइम, यानी कि टेंडर जो है उसमें प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट के वक्त इसमें दो कंडीशन है, अगर स्पेसिफाइड टाइम है तो उसी स्पेसिफाइड टाइम में वो जो है
टेंडर हो जाना चाहिए। अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपको नहीं कहा गया है कि इसी टाइम पे आपको ये जो है टेंडर करना है, तो नॉट स्पेसिफाइड है, तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में आपको वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस भी टेंडर में होना चाहिए, यानी कि आपको किस जगह पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया होना चाहिए। अगर उसमें भी दो टाइप्स है, स्पेसिफाइड एंड नॉट स्पेसिफाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड कहा गया है कि इस जगह पे आपको परफॉर्म करना है तो वो उसी जगह पे परफॉर्म होता है। अगर नॉट स्पेसिफाइड है तो प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी प्रोमिसी का जो भी प्लेस है उसी जगह पे परफॉर्म होता है, या तो फिर उसका रेसिडेंशियल जो भी प्लेस है वहाँ पे जो है एक्ट परफॉर्म होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है। उसके बाद है रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि प्रोमिसर जो है उसको सामने वाले पर्सन को कोई भी प्रॉमिस करता है, ठीक है, ऑफर देता है, तो सामने वाला उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बट प्रॉमिसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि उस गुड्स को उसको चेक करना। ठीक है, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिसी जो है उसके पास रिजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि जो भी गुड्स उसने लिए है प्रॉमिसर से वो सारे उसको चेक करने के लिए उसकी सारी अपॉर्चुनिटी उसके पास है। ठीक है, फिर आता है वॉल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन डिसाइड की गई है प्रॉमिसर की एंड प्रॉमिसरी की, तो जो भी कंडीशन जो भी ऑब्लिगेशन डिसाइड की गई है वो दोनों पार्टीज को पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है जिसको पहले पूरा करना पड़ता है, अगर ए ने बी को कहा है कि मुझे इतने एडवांस पैसे चाहिए फिर ही मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूंगा, तो वो जो कंडीशन है अगर वो पूरी हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वो जो भी सारी ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टीज को पूरी करनी पड़ती है। फिर आता है प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि इसी पर्सन को परफॉर्म करना है। ठीक है, परफॉर्म जो है प्रॉमिसी भी कर सकता है, ठीक है, प्रॉमिसी भी कर सकता है, प्रॉमिसर भी कर सकता है। ठीक है, या तो फिर थर्ड जो पार्टी है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, एजेंट है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है परफॉर्म। अगर प्रॉमिस की डेथ हो जाती है, प्रॉमिसर की अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है एग्जैक्ट अमाउंट, यानी कि जो भी आपका टेंडर हुआ है उसमें एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें इतने में करना है, 1 लाख रुपीज़ का है या तो फिर 2 लाख रुपीज़ का है, जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड टेंडर के लिए। अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम है, स्पेसिफाइड है, नॉट स्पेसिफाइड है तो ड्यूरिंग बिजनेस आवर है, प्रॉपर प्लेस, स्पेसिफाइड है तो उसमें, नॉट स्पेसिफाइड है तो प्लेस ऑफ बिजनेस एंड रेसिडेंशियल प्लेस, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ने दो पार्टीज के बाद, इंस्पेक्ट ऑफ गुड्स के लिए, वॉल ऑब्लिगेशन, प्रॉपर जो है पर्सन से जो है परफॉर्म होना चाहिए एंड एग्जैक्ट अमाउंट होनी चाहिए। तो ये जो सारे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स है किसके, टेंडर के। अब बात करते हैं बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किससे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो है प्रॉमिसर हिमसेल्फ, यानी कि प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिसर जो है वो परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऐसे एग्रीमेंट्स है जहाँ पे पर्सनल स्किल की ज़रूरत है, या तो भी कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस। मान लीजिए कि ए एंड बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने कहा है कि मैं तुम्हें एक पेंटिंग बना के दूंगा, तो वो पेंटिंग जो है कितने की है, 5000 रुपीज़ की। अब ये जो पेंटिंग है वो कौन बना सकता है, सिर्फ ए बना सकता है, क्योंकि ए जो है पेंटर है। ठीक है, उसमें उसकी पर्सनल स्किल का जो है यूज़ होता है। तो अगर कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसमें पर्सनल स्किल की ज़रूरत होती है तो वो किसको परफॉर्म करने पड़ते हैं, सिर्फ प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रॉमिसर्स एजेंट, यानी कि पर्सनल कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे प्रॉमिसर अगर ना भी हो, ठीक है, उसका पर्सनल कंसिडरेशन ना भी हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा हो सकता है, तो
एजेंट भी वो जो है एक्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कर सकता है। तो प्रॉमिसर्स एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म कर सकता है, प्रॉमिसर भी कर सकता है, उसका लीगली जो भी रिप्रेजेंटेटिव है प्रॉमिसर का वो भी परफॉर्म कर सकता है। फिर आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रॉमिसर ओनली इफ, यानी कि अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, अगर नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर की कोई भी ज़रूरत ना हो तो, या तो फिर नो कंडीशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन ना हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना है, तो ही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। फिर आता है थर्ड पार्टी ई प्रॉमिसी एक्सेप्ट, यानी कि अगर थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पर्सन जो है, अगर प्रॉमिसी को मान लीजिए कि ए को बी को 10,000 रुपीज देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर सी ने कहा कि मैं बी को 6,000 रुपीज दे दूंगा, ठीक है। अब बी क्या करता है, उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब क्या करेगा, बी सिर्फ ए से कितना अमाउंट ले सकता है, सिर्फ 4,000 रुपीज, ठीक है। तो सी ने अगर बी से 6,000 रुपीज एक्सेप्ट कर लिए है, यानी कि प्रॉमिस सी से एक्सेप्ट कर ली है, तो थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में। फिर आता है जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर यानी कि सेवेरल प्रॉमिसर भी उसको कहा जाता है, कि ऐसे एग्रीमेंट्स जहां पे मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, 3 जॉइंट पार्टनर है। अब जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो तीनों पार्टनर साथ में कर रहे हैं। अगर इसने किसी से भी पैसे लिए हैं, मान लीजिए उसने लोन लिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, तो तीनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पेमेंट को करना, ठीक है, इस लोन को पे करना, ठीक है। तो ऑल प्रोमिसेस आर जॉइंटली होते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, यानी कि अगर इसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो इसका जो मान लीजिए कि ए बी सी में एक ही अगर डेथ हो जाती है, तो ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इन दोनों के साथ मिलकर ये जो है पेमेंट करेगा, ठीक है। अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल जॉइंट प्रॉमिसर, यानी कि अगर तीनों की डेथ हो जाती है, तो तीनों के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो तीनों मिलकर ये पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जॉइंट प्रॉमिसर में क्या होता है कि तीनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक की डेथ हो जाती है तो एक का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे के साथ मिलकर वो काम जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करता है। अगर तीनों की डेथ हो जाती है, अगर जितने भी जॉइंट प्रॉमिसर है उन सारे की डेथ हो जाती है, तो इन तीन वो सारे के लीगल रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलकर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारे आपके जॉइंट प्रॉमिसर, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट किस कौन कौन परफॉर्म कर सकता है उसका हमने देखा। एक तो फर्स्ट प्रॉमिसर हिमसेल्फ, फिर आता है प्रॉमिसर एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी एंड जॉइंट प्रॉमिसर। फिर बात करते हैं हम कि रूल्स एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि टाइम एंड प्लेस के कौन से रूल्स है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए टाइम एंड प्लेस के कौन से रूल्स है। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन है। प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसिंग, यानी कि प्रॉमिसर को प्रॉमिसी की कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में सब डिसाइड किया हुआ है, सब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है कि इस टाइम पे इस प्लेस पे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें प्रॉमिसी की कोई भी एप्लीकेशन की प्रॉमिसर को जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म प्रॉमिसी विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, यानी कि प्रॉमिसी की कोई भी एप्लीकेशन की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है कि इस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसी प्लेस पे करना है, इसी टाइम पे करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है कि टाइम एंड डेट अगर कंफर्म है, स्पेसिफाइड है, तो स्पेसिफाइड अगर परफॉर्मेंस डे यूजुअल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए और यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि ये जो टाइम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी स्पेसिफाइड टाइम कहा गया है वो स्पेशल जो भी परफॉर्म डे है, परफॉर्मिंग टाइम है, वो बिजनेस आवर्स होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस डे होने चाहिए। फिर आता है नॉट स्पेसिफाइड, अगर टाइम जो है
वो स्पेसिफाइड नहीं है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें रीजनेबल टाइम में वो पूरा करना ही होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स के नेचर पे जाता है कि वो उसका रीजनेबल टाइम कौन सा है। ठीक है, रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टाइम एंड डेट अगर स्पेसिफाइड है तो बिजनेस आवर्स में होंगे। ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड है तो रीजनेबल टाइम में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाएगा। फिर उसी तरह से प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि प्लेस अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है कि वो रीजनेबल टाइम एंड प्लेस प्रोमिस से पूछे। ठीक है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा होगा। फिर आता है उसमें दूसरी कंडीशन कि प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉमिस। यानी कि अगर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड कहा गया है कि अगर प्रॉमिस जो है प्रॉमिसर को एप्लीकेशन करेगा, ठीक है, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो क्या होता है उसमें कि प्रॉमिसर की जो है प्रॉमिसी की जो है ड्यूटी बनती है कि वो अप्लाई फॉर परफॉर्म, यानी कि हमने अगर मान लीजिए कि ए एंड बी में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी ने ये कहा है, ठीक है, या तो फिर ए ने ये कहा है कि अगर बी कहेगा तो ही ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। अगर एक बी जो है वो कहेगा कि मुझे गुड्स देना, ठीक है, मुझे गुड्स इस टाइम पे देना, ठीक है, तो उस टाइम पे ही इस टाइम पे गुड्स देना, ठीक है, तो वो उस टाइम पे परफॉर्म कर लेगा। बट अगर ए जो है ये कहे कि बी अगर जब भी मंगवाएगा तब उसे गुड्स देंगे, ठीक है, तो प्रॉमिसर की ड्यूटी बनती है कि उसको एप्लीकेशन करना, ए को प्रॉमिसर को एप्लीकेशन करना। ठीक है, तो वो जो है प्रॉमिसर की ड्यूटी बनती है कि उसको प्रॉमिसर को कहना कि मुझे इस टाइम पे इस प्लेस पे गुड्स चाहिए, ठीक है, इसी तरह से चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन थी, प्रॉमिसर हैज अंडरटेक टू परफॉर्म promisee without application by this promisee and promisee is to be performed only on the application of the promisee। ठीक है, तो ये सारी जो है इसमें कंडीशन है। फिर आता है हमारा एक नया टॉपिक रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहा गया है? ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी कि अगर दोनों कुछ ना कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्रॉमिसेस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी कि दोनों के बीच कोई भी कंसिडरेशन जो है हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ए ने बी को कहा है कि मैं तुम्हें 100 केजीज जो है गेहूं दूंगा, ठीक है, गेहूं दूंगा, ठीक है, और उसका रेट रहेगा 100 रुपीज, ठीक है, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 5000 रुपीज एडवांस देने पड़ेंगे, ठीक है, 5000 रुपीज उसको एडवांस देने पड़ेंगे, ठीक है, तो ही वो उसको क्या देगा? 100 केजी गेहूं देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बी अगर 5000 रुपीज को दे रहा है, ठीक है, फिर आता है फिर ए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उसको 100 केजी गेहूं देने की, और बाकी का जो पेमेंट है वो सारा कौन करेगा? बी बाद में कर लेगा उसको डिलीवर होने के बाद। तो इसमें क्या हो, कंसिडरेशन क्या हुआ? 100 केजी उसने दिए, उसने 5000 एडवांस दिए और बाकी का पेमेंट जो है वो भी ए को कर देगा। तो दोनों में क्या हो रहा है? कंसिडरेशन जो है दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो promises which from the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promise। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस के सिंपल डेफिनेशन की जाए तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं, एक जो है गेहूं दे रहा है और दूसरा जो है पेमेंट कर रहा है, दोनों में कंसिडरेशन बन रहा है, तो उसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इसके और भी पॉइंट्स है जिसको हम देखेंगे। तो रेसिप्रोकल के प्रॉमिस के जितने भी पॉइंट है सारे क्लियर करेंगे हम। तो उसमें एक आता है ऑर्डर इज फिक्स, यानी कि अगर दोनों में अगर प्रॉमिस हो रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, ठीक है, बट इसमें क्लियर नहीं है, फिर तो ऐसा होगा कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, वो एक कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है,
वो सामने वाली पार्टी कहे कि तुम परफॉर्म करो, वो सामने वाली पार्टी कहे कि तुम पहले परफॉर्म करो, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो क्या होगा कि ऑर्डर इज फिक्स, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये फिक्स है कि किसको पहले परफॉर्म करना है, तो वो क्या माना जाएगा, एक फिक्स माना जाएगा, ठीक है। ऑर्डर इज फिक्स माना जाएगा। यानी कि हमने अभी एग्जांपल देखा कि अगर ए ने ये कहा कि तुम मुझे 5,000 रुपीज एडवांस दोगे तो ही मैं गेहूं जो है इसकी डिलीवरी करूंगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एक्ट जो है, फर्स्ट परफॉर्म किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, उसको एडवांस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ही ए क्या करेगा, गुड्स की डिलीवरी करेगा। तो ऑर्डर इज फिक्स, तो उसमें क्या होगा कि बी को पहले एक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर इज नॉट फिक्स, ठीक है, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली एक्ट होगा। यानी कि एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, यानी कि ए अगर 1 kg डिलीवर करना चाहता है तो बी को क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है बट अगर किसी एक्ट से पता चलता है कि इसको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा तो वो पहले परफॉर्म होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको किसी से इसका ही एग्जांपल रखें तो क्या होगा, बी अगर हम किसी से, मान लीजिए कि हम किसी शॉप पे परचेस करने जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले गुड्स लेते हैं कि हमें डिसाइड कर दे कि हमें ये लेना है, ठीक है। तो वो अगर हम गुड्स लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट करेंगे तो ही हमें शॉपकीपर जो है गुड्स देगा, ठीक है। तो किसी एक्ट से अगर हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें एक्ट करना पड़ेगा तो वो एक्ट पहले होता है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है, ऑर्डर इज फिक्स एंड ऑर्डर इज नॉट फिक्स। फिर आता है लियाबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेलेंटिंग टू परफॉर्म प्रॉमिस। यानी कि अगर दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें अगर एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी लियाबिलिटी प्रिवेंटिंग करने के लिए, ठीक है, प्रिवेंटिंग कर दे, ठीक है, उसकी लियाबिलिटी अगर पूरी करने से वो मना कर दे तो वो जो होता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और सामने वाली पार्टी जो है वो एक्ट करने के लिए मना कर दे तो वो वॉइडेबल माना जाता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है। वो एग्रीमेंट जो है वो चालू भी कर सकता है या तो फिर वो अपनी लियाबिलिटी को डिस्चार्ज भी कर सकता है, ठीक है। फिर आता है वन पार्टी इज लीगल एंड अनदर इलीगल। यानी कि अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक पार्ट जो है हमारा लीगल है और अदर पार्ट जो है वो इलीगल है, तो उसमें क्या होता है, जो भी लीगल पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है एंड इलीगल पार्ट जो है वो वॉइड माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपकी कंडीशन है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का जो भी है क्वेश्चन, आपकी एक आध जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। फिक्स उसके टॉपिक है हमने, ऑर्डर इज फिक्स, ऑर्डर इज नॉट फिक्स, लियाबिलिटी फॉर ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग टू परफॉर्म प्रॉमिस इज वॉइडेबल, वन पार्ट इज लीगल इट इज अ वैलिड एंड अनदर इज इलीगल इज अ वॉइड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी के जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।